हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी 24/7। तो आइए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने 20वें लेसन प्लान के बारे में, जो हमारे विषय नागरिक शास्त्र से संबंधित है। तो आइए देखते हैं हम अपना 20वां लेसन प्लान कैसे तैयार करेंगे। तो सबसे पहले आप पाठ योजना संख्या डालेंगे। हमारा 20वां लेसन प्लान है इसलिए हम लोग 20 डालेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग नंबर डालेंगे। फिर आता है हमारा विद्यालय का नाम। तो विद्यालय के नाम में आपको वहाँ का नाम लिखना है जहाँ आपकी टीचिंग लगी हुई है या लगी हुई थी। यहाँ पे आप उस विद्यालय का नाम डालेंगे या आपके अध्यापक द्वारा जो विद्यालय का नाम डालने के लिए कहा जाएगा उस विद्यालय का नाम आपको यहाँ पे लिखना होगा। फिर आप 3 कॉलम बनाएंगे जिसमें आपको दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, चक्र और अवधि लिखना होगा। तो विषय हमारा आप जानते ही हैं नागरिक शास्त्र है और प्रकरण है हमारा व्यवस्थापिका। बाकी सारी चीज़ें आपको अपने अकॉर्डिंग लिखनी होगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको हिस्ट्री के लेसन प्लान देखने हैं तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। हिस्ट्री की एक प्लेलिस्ट है लेसन प्लान का जिसमें आपको 1 से लेकर 30 तक के लेसन प्लान जो है हिस्ट्री के अवेलेबल करवाए गए हैं। आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और इससे पहले आपको 1 से 19 तक के सिविक्स के भी लेसन प्लान हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं। आप उसके भी लेसन प्लान जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा समान उद्देश्य। तो समान उद्देश्य हमारा विषय से संबंधित होता है, विशिष्ट उद्देश्य प्रकरण से संबंधित होता है। यह आपको पता ही होगा। तो समान उद्देश्य में आप अगर पहले लेसन प्लान में लिख लिए हैं तो आप और सभी लेसन प्लान में पूर्ववत लिख सकते हैं। अगर आपने नहीं लिखा है तो आप हमारे चैनल पे जाके पहला लेसन प्लान सिविक्स का देख सकते हैं। उसमें आपको समान उद्देश्य देखने को मिल जाएगा। फिर आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य व्यवस्थापिका जो हमारा प्रकरण है और विशिष्ट उद्देश्य प्रकरण के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। तो आइए देखते हैं विशिष्ट उद्देश्य में आपको क्या लिखना है। तो विशिष्ट उद्देश्य के पहले बिंदु में आपको लिखना है ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य, यानी विशिष्ट उद्देश्य के 3 बिंदुओं को आपको लिखना होगा। तो पहला है हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य, यानी इसमें ज्ञान की बात की जा रही है। तो आप देखिए क्या लिखना है यहाँ पे। पहला है हमारा छात्र व्यवस्थापिका का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा है छात्र व्यवस्थापिका के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। फिर आता है हमारा बोधात्मक उद्देश्य। तो बोधात्मक यानी बोध मतलब होता है समझना। तो इसमें आपको समझने की बात लिखनी होगी। तो बोधात्मक उद्देश्य का पहला बिंदु है हमारा छात्र व्यवस्थापिका के महत्व को समझ सकेंगे। दूसरा बिंदु छात्र व्यवस्थापिका के कार्यों को समझ सकेंगे। फिर तीसरा पॉइंट हमारा है क्रियात्मक उद्देश्य का। तो क्रियात्मक यानी जो ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ है और जो उन्होंने समझा है उसके बाद जो क्रिया करते हैं उसको आपको किस में लिखना होता है, क्रियात्मक उद्देश्य में लिखना होता है। तो क्रियात्मक उद्देश्य का पहला बिंदु छात्र व्यवस्थापिका के कार्यों का वर्णन कर सकेंगे। दूसरा छात्र व्यवस्थापिका के बारे में आपस में सामूहिक चर्चा कर सकेंगे। फिर आता है हमारा सहायक सामग्री। तो जैसा मैंने आपको बताया है सहायक सामग्री आप कक्षा में जिन भी सामग्री का प्रयोग करते हैं, जिन भी उपकरणों का प्रयोग प्रकरण को पढ़ाने समझाने के लिए छात्रों को जो पढ़ाने समझाने के लिए यूज करते हैं उसको आपको किस में लिखना है, सहायक सामग्री में लिखना है। तो सहायक सामग्री में देख लीजिए लपेट, श्यामपट्ट, संकेतक, समस्त कक्षोपयोगी सामग्री ली गई है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट हेडिंग जो हमारा है पूर्व ज्ञान का है। तो पूर्व ज्ञान में आपको लिखना होगा छात्र व्यवस्थापिका के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आता है हमारा पाठ प्रस्तावना प्रश्न, जो हमारे लेसन प्लान की जान होते हैं, यानी लेसन प्लान की शुरुआत कहाँ से होती है, पाठ प्रस्तावना प्रश्न से ही लेसन प्लान की शुरुआत होती है। तो पाठ प्रस्तावना प्रश्न को आप ऐसा बनाएंगे कि आपके एग्जामिनर जो है पाठ प्रस्तावना प्रश्न को देखकर खुश हो जाए। अगर आपने पहले ही पाठ प्रस्तावना प्रश्न को गलत बना दिया या क्रम से नहीं बनाया तो उन्हें पता चल जाएगा कि आपका जो लेसन प्लान है आगे अच्छा नहीं होने वाला है। तो आइए देखते हैं। पाठ प्रस्तावना प्रश्न के लिए आपको 3 कॉलम बनाने होंगे जिसमें आपको पहला है प्रस्तावना प्रश्न यानी या क्रम संख्या लिख सकते हैं आप। और फिर आता है हमारा छात्र अध्यापक क्रिया या छात्र अध्यापका क्रिया। फिर तीसरा है हमारा छात्र क्रिया। तो प्रस्तावना प्रश्न का पहला प्रश्न हमारा देश को कौन चलाता है। तो प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री। दूसरा प्रश्न हमारा
मंत्री को क्या बोला जाता है? तो छात्रों का उत्तर है कैबिनेट मंत्री। जब भी आप पढ़ाने के लिए जाते हैं तो डायरेक्ट आप पढ़ाना शुरू नहीं करते, आप पहले प्रश्नों से यानी आसान प्रश्नों से शुरू करते हैं, जिससे जो छात्र हैं वो उन प्रश्नों के उत्तर दे सकें और उनकी जो रुचि है पढ़ने के लिए, जो आपका प्रकरण है या जो आप पढ़ा रहे हैं उसके प्रति उनकी रुचि में वृद्धि हो। इसलिए आप जाते ही पहले जो पढ़ाना होता है आपको उसको नहीं शुरू करते हैं, आसान प्रश्नों से शुरू करते हैं, जो हमारे क्या कहलाते हैं? पाठ प्रस्तावना प्रश्न। फिर तीसरा है हमारा कैबिनेट मंत्री किसके अंतर्गत आते हैं? तो व्यवस्थापिका के अंतर्गत आते हैं। चौथा प्रश्न हमारा व्यवस्थापिका के बारे में आप क्या जानते हैं? तो छात्रों के लिए क्या है ये? समस्यात्मक प्रश्न है या कठिन प्रश्न है, जिसका स्पष्टीकरण आपको देना होगा। आसान प्रश्न था तो छात्रों ने उत्तर दिया, अब इसका स्पष्टीकरण किसको देना होगा? आपको देना होगा। फिर आता है हमारा उद्देश्य कथन। तो उद्देश्य कथन में आप लिखेंगे आज हम लोग व्यवस्थापिका के बारे में अध्ययन करेंगे। आप लिखेंगे आगे छात्रों आज हम लोग व्यवस्थापिका के बारे में अध्ययन करेंगे। उद्देश्य कथन क्यों किया जाता है? मैंने आपको बार बार बताया है कि उद्देश्य कथन इसलिए किया जाता है कि ताकि छात्रों की जो प्रकरण के प्रति जो रुचि है पढ़ने की वो उसमें वृद्धि हो। फिर आता है हमारा प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण हेडिंग डाल के आप 4 कॉलम बनाएंगे, जिसमें आपका पहला होगा शिक्षण बिंदु, दूसरा होगा हमारा छात्र अध्यापक क्रिया, यदि छात्र है तो छात्र अध्यापक क्रिया, तीसरा है छात्र क्रिया और चौथा है हमारा श्यामपट्ट कार्य। तो शिक्षण बिंदु में आपका हेडिंग क्या होगा? व्यवस्थापिका। अब आप स्पष्टीकरण देंगे तो क्या लिखना है आपको? व्यवस्थापिका सरकार का सबसे प्रमुख अंग है। यह उन कानूनों का निर्माण करता है जिसके आधार पर कार्यपालिका शासन करती है और न्यायपालिका उसी आधार पर न्याय प्रदान करती है। लोकतंत्र के शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका, आगे बढ़ने से पहले देख लीजिए, छात्र क्रिया में आपको लिखना है छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और श्यामपट्ट कार्य में लिखना है प्रमुख अंग कौन? न्यायपालिका। देखिए यहाँ से, जिसके आधार पर कार्यपालिका शासन करती है और न्यायपालिका उसी आधार पर न्याय प्रदान करती है। लोकतंत्र के शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिर आता है हमारा यह केवल कानून ही नहीं बनाती है वरन प्रशासकीय नीति भी निर्धारित करती है और संविधान में संशोधन कार्य भी व्यवस्थापिका ही करती है। फिर आता है हमारा बोध प्रश्न। तो स्पष्टीकरण देने के ठीक बाद आप बोध प्रश्न पूछते हैं। आपको पता होगा बोध प्रश्न क्यों पूछा जाता है? जो आप स्पष्टीकरण देते हैं उस स्पष्टीकरण का छात्रों पर क्या असर हुआ है, उनको कितना याद हुआ है, उनको कितना समझ आया है, यह सब जानने के लिए बोध प्रश्न पूछा जाता है। तो बोध प्रश्न का पहला प्रश्न हमारा सरकार का प्रमुख अंग क्या है? तो छात्रों का उत्तर है व्यवस्थापिका। दूसरा, न्यायपालिका किसके आधार पर न्याय प्रदान करती है? तो व्यवस्थापिका के आधार पर। तीसरा है हमारा व्यवस्थापिका के कार्य एवं गठन के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ये छात्रों के लिए क्या है? समस्यात्मक प्रश्न है जिसका स्पष्टीकरण आपको देना होगा। फिर से आपका शिक्षण बिंदु में हेडिंग होगा व्यवस्थापिका के कार्य। अब आप स्पष्टीकरण देंगे, स्पष्टीकरण हेडिंग डाल के आप लिखेंगे क्या? नंबर वाइज आपको लिखना होगा कानून निर्माण संबंधी कार्य, कार्यपालिका पर नियंत्रण, विमर्शात्मक कार्य, आर्थिक कार्य, पांचवा है हमारा प्रशासन संबंधी कार्य, छठा न्याय संबंधी कार्य, सातवां निर्वाचन संबंधी कार्य और आठवां है हमारा समितियों या आयोगों की नियुक्ति। फिर छात्र क्रिया में आपको लिखना होगा छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे आप आर्थिक क्रिया, न्याय संबंधी क्रिया और इसमें से कानून निर्माण लिख सकते हैं। फिर से आपका शिक्षण बिंदु में एक और हेडिंग है व्यवस्थापिका का गठन। लिखेंगे आप लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के प्रारंभ से अधिकांश देशों में एक सदनात्मक व्यवस्थापिका ही थी, लेकिन वर्तमान में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है। इस प्रकार व्यवस्थापिका का संगठन दो प्रकार का होता है। अब आप श्यामपट्ट कार्य में द्विसदनात्मक हेडिंग डाल देंगे, मेन पॉइंट्स को लिख देंगे। फिर आता है हमारा बोध प्रश्न। बोध प्रश्न में पहला प्रश्न हमारा कानून निर्माण संबंधी कार्य किसका है? तो छात्रों का उत्तर है व्यवस्थापिका। दूसरा प्रश्न न्याय संबंधी कार्य कौन करता है? तो कौन करता है? व्यवस्थापिका करता है। फिर आता है हमारा निरीक्षण कार्य। तो निरीक्षण कार्य में आपको फिर से वही लिखना होगा छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट सारांश कॉपी में लिखने का निर्देश देंगी तथा स्वयं कक्षा में घूम घूम कर उनके समस्याओं का समाधान करेंगी।
अगला है जो हेडिंग है हमारा वो पुनरावृत्ति का है। पुनरावृत्ति प्रश्न तो आपको पता ही होगा, पुनरावृत्ति प्रश्न में आपको प्रकृति से रिलेटेड प्रश्नों को रखना है और प्रश्न जो है यूनिक और नए होने चाहिए। प्रश्न जो है बार बार रिपीट किए हुए नहीं होने चाहिए। तो पुनरावृत्ति प्रश्न का पहला प्रश्न हमारा व्यवस्थापिका के कार्य बताइए, तो छात्रों का उत्तर है कानून निर्माण करना। दूसरा प्रश्न हमारा प्रशासन संबंधी कार्य किसके अंतर्गत आता है, तो छात्रों का उत्तर है व्यवस्थापिका। तीसरा प्रश्न वर्तमान में किस प्रकार की व्यवस्थापिका है, तो छात्रों का क्या उत्तर है द्विसदनात्मक। फिर व्यवस्थापिका के दो सदनों के नाम बताइए, तो ये कौन सा है, एक सदनीय द्विसदनीय, ठीक है, ये छात्र का उत्तर है। अब आता है हमारा नेक्स्ट हेडिंग जो है गृह कार्य का है। तो गृह कार्य में आपको देखिए क्या देना है छात्रों को, आप प्रकृति से रिलेटेड कोई भी कार्य छात्रों को गृह कार्य में दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है व्यवस्थापिका के विषय में विस्तृत अध्ययन करके छात्र आएंगे। आप यहाँ पे कोई भी कार्य छात्रों को प्रकृति से ही रिलेटेड दे सकते हैं। लास्ट जो हेडिंग हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट हेडिंग है हमारा समीक्षा का। तो समीक्षा हेडिंग डाल के आप छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें आपके अध्यापक द्वारा टिप्पणी की जाएगी आपके लेसन प्लान के बारे में, यह मैंने बार बार बताया है आपको। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।